हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 21, जिसमें हम बात करते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के जो दो कंपोनेंट्स हमारे रह गए थे, एक कंपोनेंट हमारा हो चुका था, सेकंड कंपोनेंट्स हम बात करेंगे सिलेक्शन की। ओके, तो नंबर 1 जो कंपोनेंट्स था रिक्रूटमेंट, वो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स नंबर सेकंड सिलेक्शन। देखिए, रिक्रूटमेंट के बाद सेकंड जो ऑप्शन आता है स्टाफिंग में वो होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन किसे कहते हैं पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए, इट्स डिफाइंड एज अ डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमाइजिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब है उसके लिए एक सुटेबल पर्सन को, एक सुटेबल कैंडिडेट्स को, एक बेस्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पर डिस्कवर करना, उसे उस जॉब के लिए फिलअप करना, वही हमारा सिलेक्शन कहलाता है। राइट, तो यहाँ पर सिलेक्शन की हम बात करें तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो देखिए, ये एक सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर वे में आपके सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें कोई भी आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ये एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे है। इसी प्रॉपर वे में ही हम यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस को देखेंगे, रीड करेंगे, और इसी प्रॉपर वे में ही हम अपने एग्जामिनेशन में इसको नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने रिक्रूटमेंट किया, तो रिक्रूटमेंट में जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। यानी कि जिस जॉब के लिए, जिस वैकेंसी के लिए हमने अपना एडवर्टाइजमेंट किया था, अपनी वैकेंसी जॉब ऑफर की थी, क्या रियल में उसी जॉब के लिए परफेक्ट रिज्यूम या परफेक्ट एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के लिए जॉब वैकेंट थी, वो हमने ऑफर निकाला, तो वहां पर पता चला कि बहुत सारे सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों ने भी उस एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया है। यानी कि जो सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस प्रकार से वर्क कर सकता है, तो उसके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन एक्सपीरियंस के आधार पर या उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, या जो डिसेबल नहीं है उस जॉब के लिए, इस प्रकार की जो भी एप्लीकेशंस होंगी सबसे पहले हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि इंटरव्यू से पहले ही उन एप्लीकेशनों को हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग उसी को कहते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन जो उस जॉब के लिए परफेक्ट ना हो, उन एप्लीकेशन को ऑलरेडी पहले ही रिजेक्ट कर देना, वही हमारे यहाँ पर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहलाता है। ओके, अब सेकंड प्रोसेस आता है सिलेक्शन टेस्ट। देखिए, अब जो एप्लीकेशन बकाया रह गई हैं रिजेक्ट करने के बाद, उन एप्लीकेशन के सभी कैंडिडेट्स को अब हम सिलेक्शन टेस्ट के लिए ऑफर करेंगे। यानी कि उनका टेस्ट होगा, और सिलेक्शन टेस्ट में भी टेस्ट किन टाइप्स का होता है, टेस्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलेंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से होने चाहिए टेस्ट के अंदर, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए। यानी कि उसकी इंटेलिजेंस को आप किस प्रकार से मेजर कर रहे हैं, तो उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि वो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं कि न्यू जॉब के लिए जो कैंडिडेट आ रहा है उसकी स्किल्स कैसी है, उसकी नॉलेज स्किल कैसी है, मेथड्स कैसे हैं, तो उन सभी का पता भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट से लगा सकते हैं। एंड थर्ड, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें कि हम उसके ह्यूमन बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं कि उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है और उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। इस प्रकार की चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट में हो सकती हैं। एंड फोर्थ, इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट टेस्ट से हम देख सकते हैं कि उस कैंडिडेट का उस जॉब के प्रति इंटरेस्ट है या नहीं। जिस जॉब के लिए हमने वैकेंसी निकाली है, उस जॉब के प्रति उसका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, वर्क के प्रति कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। ये यहाँ पर इस प्रकार के सिलेक्शन टेस्ट में ये अलग अलग हम पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट ले सकते हैं। ओके, जब सिलेक्शन टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर हम क्या करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिटन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस आता है। तो देखिए, जो इंटरव्यू है वो आप सभी जानते हैं, इंटरव्यू तो नया पॉइंट नहीं है कोई भी। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू
का मतलब है कि उसकी क्वालिफाई, उसने जो टेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद में अब हम एक इंटरव्यू पैनल को बनाते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और वो उसका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू से यहाँ पर कंसल्ट किया जाता है कि वो उस फील्ड में कितनी नॉलेज रखता है, प्रोफेशनल है या नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस सारी चीज़ें हमारी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के सामने निकल कर आ जाती हैं। और अगर वो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को भी कंप्लीट कर लेता है, फाइट कर लेता है, तो उसके बाद एंड देन चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर हम ये देखते हैं कि ये किसके द्वारा आया है, रेफरेंस किसका है, क्या किसी हमारे रिलेटिव ने भेजा है या किसी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के रेफरेंस से आया है। जो भी रेफरेंस रहा हो, तो यहाँ पर रेफरेंस देखेंगे या उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि फैमिली सही है नहीं है, बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी प्रकार की। तो इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो पहले जॉब करके आया है बैकग्राउंड के अंदर, वो जॉब इसने क्यों छोड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर 2-3 महीने में जॉब को बदल देता हो। पता पड़ी हमारे यहाँ भी कि 2-3 महीने काम करेगा उसका जॉब ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार के उसके बैकग्राउंड को भी हम चेक करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस बंदे में कोई खराबी तो नहीं है। अगर मान लीजिए इसको भी क्लियर कर लेता है, बैकग्राउंड चेकिंग रेफरेंस यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सिलेक्शन डिसीजन। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसीजन करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट बॉडी मिलकर के जितने भी उसने इंटरव्यू कंप्लीट किया है, सिलेक्शन टेस्ट कंप्लीट किया है, उन सभी को मैच करेगी और मैच करने के आधार पर अपने अपने सभी डिसीजंस देंगे। और डिसीजंस देने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर हम मेडिकल एग्जामिनेशन उसका देखेंगे, यानी कि वो परफेक्ट है या नहीं है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जॉब पर रखा और 2 महीने बाद ही वो किसी डिसीज से गिर गया, उसके कारण उसे छुट्टी देनी पड़े। तो ये फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आगे जाकर के हानिकारक होगा। तो इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है कि वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। एंड देन ये भी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम बात करते हैं जॉब ऑफर की। फिर हम उसको जॉब ऑफर कर देते हैं, यस यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, एंड उसके लिए यहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया जाता है जॉब ऑफर के लिए। और अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद फिर हम उससे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तब तक काम करेंगे और ये आपकी सैलरी रहेगी, ये आपका लीव एंगेजमेंट रहेगा, ये आपका मेडिकल अलाउंस रहेगा, ये आपका हाउस रेंट अलाउंस रहेगा। सारी चीजें वहाँ डिस्कस हो जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। और जैसा मैंने आपको बताया, सिलेक्शन प्रोसेस को हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में नेगेटिव प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर रिजेक्शन ज्यादा होते हैं और सिलेक्शन कम होते हैं। तो इसलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट नंबर थर्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग का थर्ड कंपोनेंट क्या कहता है कि हर कैंडिडेट्स जो आपके यहाँ जॉब कर रहा है या न्यू एम्प्लॉय है, उसकी ट्रेनिंग होना कंपलसरी है। और अगर ट्रेनिंग होगी तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिक डेवलप होगा। ट्रेनिंग क्या है, इट मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि जो जॉब को परफॉर्म कर रहा है उसके लिए जिस स्किल की आवश्यकता है उस स्किल को गेन करने के लिए हम ट्रेनिंग कराते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ होना वही डेवलपमेंट कहलाता है। और जब ट्रेनिंग उसकी परफेक्ट हो जाएगी तो सीधी सी बात है डेवलपमेंट ऑटोमेटिक उसका अच्छा होगा। अब बात करते हैं हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों है। सो नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रिड्यूस लर्निंग टाइम। इससे क्या होता है, लर्निंग टाइम कम हो जाता है, क्योंकि अगर वो ट्रेंड एम्प्लॉय है तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे से काम करता है, टाइम की वेस्टेज भी कम करता है। लेकिन जो अनट्रेंड एम्प्लॉय है उसे सीखने में टाइम लगता है, उसे सीखने में टाइम लगता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे वर्क को सीखता है किस प्रकार से काम करना है। लेकिन जो ट्रेंड एम्प्लॉय है उसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। एंड सेकेंड इज बेटर परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी आगे के लिए। बेटर परफॉर्मेंस देता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। एंड थर्ड इज
एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब है कि उसकी अगर ट्रेंड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में वो काम को साथ साथ करेगा ही, काम के साथ साथ में अपने जो सबॉर्डिनेट्स वगैरह हैं, अपने जो सुपीरियर्स हैं, उन सभी से मिलकर रहेगा और जहां भी जिसको प्रॉब्लम आ रही होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा, क्योंकि ट्रेंड पर्सन है तो वो दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व आसानी से कर पाएगा। एंड नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। अगर ट्रेंड पर्सन है, ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट है, तो यहाँ पर मैन पावर की कितनी आवश्यकता पड़ रही है वो भी वो देख सकता है कि कहीं रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, या कहीं पर मैन पावर कम है, एम्प्लॉय नहीं है, लेबर नहीं है, तो कितने लेबर की आवश्यकता है, कितने एम्प्लॉय की वास्तव में रिक्वायर्ड है, वो आसानी से यहाँ पर देख सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन है, उसको इस चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है। एंड नेक्स्ट इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो मैंने आपको भी बताया कि जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या उसके कलीग हैं, उन सभी की आसानी से प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है इफ़ कैंडिडेट्स आर ट्रेंड एंड हैव टू एडेप्ट चेंजेस। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग आती हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग या अन्य चेंजिंग के अकॉर्डिंग, तो उन सभी चेंजेस को भी आसानी से वो अडेप्ट कर सकता है, उन पर वर्क कर सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग में उसको ये भी समझाया गया होगा कि अगर कहीं कोई चेंजिंग आती है तो किस प्रकार से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी उसके पास में होंगी। तो इसलिए जो भी चेंजिंग्स ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उन सभी को भी आसानी से वो अडेप्ट कर सकता है। तो ये आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा, नीड समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। तब तक के लिए आप अच्छे से अपने कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग को क्लियर कर लें, जिसमें मैंने आपको तीनों कंपोनेंट्स क्लियर करा दिए हैं। जिसमें पहला आपका रिक्रूटमेंट था, इस वाली वीडियो में आपका सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीनों कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके, सो इतना आप क्लियर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।